Okay, good morning to all of you and welcome to our 12th history class. Yesterday we had seen the introduction of the chapter Kings, Farmers and Towns. तो आज अपना ये अब आगे स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और जो न्यू टॉपिक है वो है प्रिंसेप एंड पिए पियादासी. Princep and Piyadasi. Some of the most momentous developments in Indian epigraphy took place in the 1930s. This was when James Princep, an officer in the Mint of the East India Company, deciphered Brahmi and Kharoshthi, two scripts used in the earliest inscriptions and coins. He found that most of these mentioned a king referred to as Priyadasi, meaning pleasant to behold. There were few inscriptions referred to the king as Ashoka, one of the most famous rulers known from Buddhist texts. So here means जो अपने इंडियन इंस्क्रिप्शंस हैं या जो भारतीय अभिलेख विज्ञान है साइंस है उसमें एक उल्लेखनीय डेवलपमेंट हुआ 1830 में 1830 के में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्ठी जो स्क्रिप्ट्स थी जो लिपियां थी का अर्थ निकाला. इन लिपियों का आयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों यानी कि इंस्क्रिप्शन सबसे शुरू के जो इंस्क्रिप्शंस थे उसके अंदर इनका यूज हुआ था और सिक्कों पर भी इस लैंग्वेज का यूज हुआ था. प्रिंसेप को पता चला कि मैक्सिमम इंस्क्रिप्शंस अभिलेखों और सिक्कों पर पियदस्सी यानी कि पियदस्सी का मतलब होता है मनोहर मुख कृति यानी कि एक जैसे अपन बोलते हैं ना बहुत मनोहर को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं हिंदी वर्ड है और भी इसके मीनिंग है मनोहर के यानी कि बहुत अच्छा सुंदर या सुहावना ठीक है वाले राजा का नाम लिखा यानी कि किसका नाम लिखा अगर अपन इसको इंग्लिश में देखते हैं तो मीनिंग प्लेजेंट टू बीहोल्ड यानी कि बहुत प्लेजेंट है और उसको उसका होल्ड है ऐस उस जगह के ऊपर उस राजा का नाम लिखा है. कुछ इंस्क्रिप्शंस पर राजा का नाम अशोक भी लिखा हुआ है अशोक भी लिखा है और जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उनके अनुसार अशोक जो था एक वेरी पॉपुलर रूलर था. वो बहुत पॉपुलर राजा था बहुत प्रसिद्ध शासकों में से एक था अशोक. ठीक है क्लियर कोई क्वेश्चन? आवाज आ रही है मैं आपको मेरी? अनुष्का प्रिया पायल क्लियर हुआ? चले नेक्स्ट पे. अच्छा अब इसके अंदर आप वो जो ब्लॉक्स बने हुए हैं ना बुक में वो देखते जाना. वो सब क्या है वाइवा के क्वेश्चंस भी होते हैं और 1 मार्क्स के भी होते हैं. अब यहाँ पे लिखा है व्हाट इज एपिग्राफी के बारे में बताया है. एपिग्राफी क्या होती है यानी कि अभिलेख जिसका मैं अभी हिंदी में बोल रहा था अभिलेख. एपिग्राफी क्या होती है? एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शंस की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं? एपिग्राफी बोलते हैं. ठीक है इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं वो अभी मैं आपको आगे जैसे आएंगे. इंस्क्रिप्शंस पता है आपको क्या होता है? 1830 तो कह रहा हूँ बेटा मैं. हाँ शिलालेख. बट उनको कैसे डिफाइन किया जाता है अगर आपसे पूछे वाइवा में पूछ लेगा या उसको आ जाएगा इंस्क्रिप्शंस डिफाइन इंस्क्रिप्शंस या व्हाट डू यू नो अबाउट इंस्क्रिप्शंस हाउ विल यू खाली शिलालेख लिख के थोड़ी छोड़ जाएंगे. ठीक है तो फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर हो गया. नेक्स्ट पैराग्राफ पे अपन चलते हैं. This gave a new direction to investigations into early Indian political history as European and Indian scholars
used inscriptions and texts composed in a variety of languages to reconstruct the lineages of major dynasties that had ruled the subcontinent. As a result, the broad contours of political history in place by the early decades of the 20th century. This gave a new direction to investigations. Investigations को अपन क्या बोलते हैं? Investigations का मतलब होता है जब अपन किसी चीज के बारे में क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, या हिंदी में क्या है इसको, अगर अपन हिंदी मीनिंग निकाल बोलते हैं उसका, तो किसी चीज के ऊपर अपन शोध कार्य करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो इस शोध से आरंभिक भारत यानी कि इंडिया के शुरू में के राजनीतिक इतिहास यानी मीन्स पॉलिटिकल हिस्ट्री के अध्ययन को नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने सब कॉन्टिनेंट पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। यानी कि वंशावलियों मीन्स जो सक्सेसर्स चलते आते हैं उनको बोलते हैं, जैसे राजा उसका बेटा वंश, यानी कि उनका उन्होंने उसका अध्ययन किया। और रिजल्ट क्या रहा? 20वीं सदी के यानी कि 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग के डेकेड्स के अंदर जो अपनी हिस्ट्री थी, जो इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री थी, उसका एक सामान्य सा चित्र तैयार कर लिया कि भाई ये राजा था, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, इस राजा के काल के अंदर ये हुआ, इस राजा के पीरियड के अंदर ये हुआ। इस तरह से क्या है, 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग तक पूरी जो थी जो फिगर था वो उसको क्या कर लिया, ट्रेस आउट कर लिया उसको। क्लियर? समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन? ठीक है। Subsequently, scholars began to shift their focus to the context of political history, investigating whether there were connections between political changes and economic and social developments. As it was it was soon realized that while there were links, these were not always simple or direct. अब इसके बाद यहाँ तक तो अपन कह सके उसका 20th सेंचुरी तक अपन ने ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर पढ़ा कि 20th सेंचुरी तक में के स्टार्टिंग में एक पूरी रूपरेखा तैयार होगी जो कि इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद विद्वानों ने अपना ध्यान किस पे लगाना शुरू कर दिया? राजनीतिक इतिहास यानी कि पॉलिटिकल हिस्ट्री की ओर लगाना शुरू कर दिया, और ये छानबीन करने लगे कि क्या पॉलिटिकल चेंजेस और इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के बीच कोई रिलेशन, मींस पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट्स के बीच में क्या कोई संबंध था या कोई रिलेशन था। और जल्दी ही ये पता लग गया कि इनमें संबंध तो थे लेकिन सीधे संबंध हमेशा नहीं थे। तीनों के अंदर रिलेशन तो थे पर रिलेशन तीनों के अंदर सीधे संबंध नहीं थे। किस किस के अंदर सीधे संबंध नहीं थे? पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर, देन इकोनॉमिक के अंदर, देन सोशल के अंदर। इन तीनों के अंदर संबंध थे बट सीधे नहीं थे। अपन उनको डायरेक्ट रिलेशंस नहीं कह सकते कि एक डायरेक्टली ये तीनों रिलेशन से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ये जुड़े हुए थे इनडायरेक्ट वे। क्लियर? समझ में आ गया? हाँ, स्कॉलर्स ही करते हैं, विद्वान ही करते हैं सारी चीजें जो है।
सो इस जो मैंने आपको तीनों चीजें बताई है, इसके अंदर जो मैं बोल रहा हूं उसको अंडरलाइन करते जाइए। सबसे पहले तो प्रिंसेप एंड पियादासी के अंदर जो फर्स्ट पैराग्राफ है, उसके अंदर आप एपिग्राफी को अंडरलाइन कर लीजिए। फर्स्ट पैराग्राफ इसका प्रिंसेप एंड पियादासी का जो फर्स्ट पैराग्राफ का जो वर्ड मैं बोल रहा हूं उनको अंडरलाइन कर लीजिए। फर्स्ट तो है एपिग्राफी को अंडरलाइन कर लीजिए, सेकंड लाइन में लिखा हुआ है। उसी के नीचे जेम्स प्रिंसेप लिखा हुआ है। देन उसी के नीचे लाइन वाली लाइन पे ब्राह्मी एंड खरोष्ठी लिखा हुआ है। ये जो दो स्क्रिप्ट्स थी, जो लैंग्वेजेस थी उस टाइम पे। फिर इसी पैराग्राफ के अंदर आप सेकंड लास्ट लाइन पे आ जाइए और पियादासी को अंडरलाइन कर लीजिए। फिर आप पेज नंबर 29 पे आ जाइए, फर्स्ट लाइन पे आ जाइए, अशोका को अंडरलाइन कर लीजिए और उसी के नीचे बुद्धिस्ट टेक्स्ट को अंडरलाइन कर लीजिए। क्लियर? किसके पहले? अशोका के पहले तो पेज नंबर 28 पे पियादासी जो है और उसका जो मीनिंग है वो अंडरलाइन कर लेना। ठीक है? Now, next topic is the earliest states, the 16 महाजनपदास, यानी कि प्रारंभिक राज्य 16 महाजनपद। द अर्लीस्ट स्टेट्स, द 16 महाजनपद। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, आप भी देख लीजिए आपकी बुक के अंदर जनपद ब्लॉक में लिखा हुआ है। ये क्या होते हैं, क्या चीज होती है? जनपद मीन्स द लैंड वेयर जना, जना का मतलब होता है पीपल, क्लेन और ट्राइब। जन अपन बोलते ना लोगों के लिए। सेट्स इट्स फुट और सेटल्स, इट इज अ वर्ड यूज्ड इन बोथ प्राकृत एंड संस्कृत। ध्यान रखना, ये वर्ड दोनों भाषाओं के अंदर यूज हुआ है। प्राकृत भाषा में भी यूज हुआ है और संस्कृत भाषा में भी यूज हुआ है। और इसका अर्थ ये होता है कि एक ऐसा भूखंड है जहां कोई जन, लोग, कुल या जनजाति अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत व संस्कृत दोनों में मिलता है। क्लियर? तो महाजनपद क्या हो गया, समझ में आ गया? जहां पे लोग रहते हैं, आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जनपद। और ऐसे ही महाजनपद यानी कि जनपद से बड़ा महाजनपद, जैसे टाउन हो गया, टाउन से बड़ी क्या हो गई? सिटी हो गई। विलेज हो गया सबसे छोटा, टाउन हो गया उससे बड़ा, फिर सिटी हो गई उससे बड़ी। यानी कि लोग तो सब जगह रह रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो उस समय भी क्या था? 16 महाजनपद थे। The 16th century BC is often regarded as a major turning point in early Indian history. It is an era associated with early states, cities, and growing use of iron, the development of coinage, etc. It also witnessed the growth of diverse systems of thought, including Buddhism and Jainism. Early Buddhist and Jaina texts, चैप्टर 4 में भी अपन देखेंगे, mention amongst other things 16 states known as Mahajanpads, although the list varies. Some names such as Vaji, Magda, Kaushala, Kuru, Panchala, Gandhara
and Avanti occur frequently. Clearly, these were amongst the most important Mahajanpads. So, in the early history of इंडिया, और उसके अगर अपन देखते हैं कि 6th सेंचुरी बीसी यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट, को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल माना जाता है और इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ चेंज माना जाता है। इस काल को प्राय आरंभिक राज्यों के इस पीरियड को, काल मीन्स इस पीरियड को में क्या हुआ था, सबसे पहले आरंभिक राज्य यानी कि स्टार्टिंग स्टेट्स, राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है, यानी कि इन सब चीजों का डेवलपमेंट हुआ। और इसी पीरियड में बुद्धिस्ट, और जिसको अपन हिंदी में बौद्ध और जैन धर्म के जो शुरुआती ग्रंथ थे, आरंभिक जो ग्रंथ थे, जो टेक्स्ट थे उनके में, उनके अंदर महाजनपद के नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। उनमें क्या 16 स्टेट्स का अपने को देखने को मिलता है, जो जैनिज्म और बुद्धिज्म टेक्स्ट के अंदर लिखा था। और इन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अब दोनों ही अलग अलग थे, जैनिज्म भी अलग था और बुद्धिज्म भी अलग था। तो क्या हुआ, हालांकि महाजनपदों के नाम की जो लिस्ट थी इन ग्रंथों में एक समान नहीं थी, यानी कि एक समान नहीं थी। सपोज करिए कि जैनिज्म थोड़ा बाद में स्टार्ट हुआ, बुद्धिज्म पहला आ गया, तो बुद्धिज्म ने जो लिस्ट बनाई उस समय कोई दूसरे होंगे, जैनिज्म ने जो लिस्ट बनाई उस समय कोई दूसरे होंगे, या कुछ एक ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे दोनों में। तो लेकिन अब कॉमन क्या थे दोनों के अंदर, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर और जैनिज्म टेक्स्ट के अंदर? वो थे विच, मगध, कौशाला, कुरु, पंचाल, गंधार और अवंती जैसे नाम मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ये जो महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में से गिने जाते हैं। यानी कि ये जो मैंने नाम लिए, महाजनपद तो और भी थे, बट ये जो नाम लिए हैं, ये पांच सात जो नाम लिए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद में से थे, या महाजनपद में से गिने जाते होंगे, क्योंकि ये इनके नाम क्या है, बुद्धिस्ट और जैनिज्म दोनों टेक्स्ट के अंदर मिले। क्लियर? एनी क्वेश्चन? समझ में आ गया? नो सर। प्रिया, हाँ प्रिया, क्या समझ में नहीं आया आपको? जल्दी लिखो, टाइम होता जा रहा है। प्रिया, आपको क्या समझ में नहीं आया इस पैराग्राफ में से? चैट ऑप्शन दे रखा है, आप चैट ऑप्शन पे लिख दीजिए। नहीं, प्रिया ने लिख के भेजा था। प्रिया, तो क्लियर है प्रिया? आगे चले फिर। और अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप लोगों के पास, आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम आए तो। ठीक है, ओके। While most Mahajanpads were ruled by kings, some known as Ganas or Sangas were oligarchies where power was shared by a number of men, often collectively called Rajas. Both Mahavira and the Buddha belong to such Ganas. In some instances, as in the case of Vaji Sangha, the Rajas probably controlled resources such as land collectively. Although their histories are often difficult to reconstruct due to the lack of sources, some of them states lasted for nearly 1,000 years. So, स्टार्ट करने से पहले अपन सब एक वर्ड आया है ओलिगार्की,
उसके बारे में देख लेते हैं। और आप पेज पलटेंगे तो पेज पलटते ही आपके बॉक्स में लिखा होगा ओलिगार्की। मिल गया? मिल गया सबको? हाँ, oligarchy refers to a form of government where power is exercised by group of men. The Roman Republic, about which we had read last year, was an oligarchy in spite of its name. तो oligarchy क्या होती है? oligarchy या को अपन या बोल, इसका दूसरा वर्ड ये यूज में कर सकते हैं, समूह यानी कि ग्रुप, समूह शासन को कहते हैं, जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है। यानी कि एक ग्रुप होता है, ठीक है, और उस ग्रुप के लोगों के पास पावर होती है, उसको बोलते हैं ओलिगार्की। जो अपन ने रोमन एम्पायर जब लास्ट ईयर पढ़ा था तो उसके अंदर जब अपन ने सीनेट पढ़ा था तो सीनेट का मतलब यही होता है कि जो पावर है वो क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर बटी हुई है। तो ओलिगार्की इसी को कहते हैं, रिफर्स टू अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मैन। क्लियर? समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन पूछना है? ओलिगार्की समझ में आ गया? Okay, then we will continue in the next class, that is tomorrow. Next paragraph से चलेंगे क्योंकि टाइम क्या है अब आपका हो गया। ओके, थैंक यू। एंड पॉलिटिकल साइंस के मैंने 2 लिंक भेज रखे हैं आपको, ठीक है? 1 बाय 1 क्लिक करना है, एक 10 बजे और दूसरा 10:30 बजे। मैं यहाँ से एंड करूंगा मीटिंग, उसके बाद आप क्लिक करना उसको, ठीक है? क्या? हेलो, हाँ क्या कह रहे हैं बेटा आप? ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू विजय लक्ष्मी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।